देखो लिंक रिएक्शन या इसे हम गेटवे ऑफ टीसीए साइकिल भी कहा जाता है, या इसे ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। यह टीसीए और ग्लाइकोलाइसिस के बीच जो रिएक्शन होती है उसे लिंक रिएक्शन, गेटवे ऑफ टीसीए या ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। एंजाइम की बात करें तो इसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जिसे पीडीएच कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अगर इसकी प्रोसेस की बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन एवं डीकार्बोक्सिलेशन दोनों प्रोसेस होती हैं। अगर इसके सबस्ट्रेट की बात करें तो इसमें सबस्ट्रेट पायरुवेट होता है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए और बाई प्रोडक्ट CO2 एवं NADH होता है। अगर इसकी प्रोसेस की बात करें तो यह इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर इस देखो, जो पायरुवेट होता है वो साइटोसोल में बनता है तथा यह माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। इसके बाद यह आउटर मेम्ब्रेन के माध्यम से क्या होता है, डिफ्यूज होता है। जो पायरुवेट ट्रांसलोकेज होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन सिंपोर्ट विद H+ आयन। अब देखो आप, ये होती है पायरुवेट की स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, कोएंजाइम ए, NAD+, TPP, लिपोएमाइड और FAD पीडीएच कॉम्प्लेक्स एंजाइम की मदद से पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, और NAD से NADH बन जाता है। इसमें एक CO2 बाहर निकलती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अब देखो, इसमें एंजाइम है ये कोफैक्टर, विटामिन सोर्स और इसका फंक्शन। कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, उसके 3 भाग होते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जिसे E1 भी कहा जाता है, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज जिसे E2 कहा जाता है, और डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज जिसे E3 कहा जाता है। जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, इसका कोफैक्टर होता है TPP और प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर हम इसके विटामिन सोर्स की बात करें तो थायमीन होता है, और इसका फंक्शन होता है पायरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन में। इसका फंक्शन क्या होता है, पायरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन में। अगर हम सेकंड, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज जिसे E2 कहा जाता है, इसका कोफैक्टर लिपोएट एवं कोएंजाइम होता है, और यह किससे ड्राइव्ड होता है, पेंटोथेनिक एसिड B5 से ड्राइव्ड होता है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो यह एसिटिल ट्रांसफर एवं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मदद करता है। अब इसका थर्ड एंजाइम होता है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज जिसे E3 कहा जाता है। इसमें NAD जो प्रोस्थेटिक के रूप में काम करता है और FAD को सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है। जो NAD होता है वो विटामिन सोर्स नियासिन B3 से ड्राइव्ड होता है, और FAD राइबोफ्लोविन B2 से ड्राइव्ड होता है, तथा यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में कार्य करता है। अब देखो आप इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, क्या लिंक रिएक्शन की मैकेनिज्म। देखो, TPP की मदद से पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में, और यह कौन करवाता है, E1 एंजाइम। अब TPP कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी इथाइल TPP में। अब जो हाइड्रोक्सी इथाइल TPP लिपोएमाइड जो ऑक्सीडाइज्ड है वो E2 एंजाइम की मदद से किस में कन्वर्ट होता है, लिपोएमाइड एसिटिल लिपोएमाइड में, और जो हाइड्रोक्सी इथाइल TPP वो कन्वर्ट हो जाता है TPP में। अब देखो, जो एसिटिल लिपोएमाइड होता है वो कोएंजाइम ए के साथ मिलकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिपोएमाइड रिड्यूस, मतलब एसिटिल लिपोएमाइड रिड्यूस्ड लिपोएमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और कोएंजाइम ए एसिटिल कोएंजाइम ए में। अब देखो, लिपोएमाइड जो रिड्यूस हुआ है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन FAD को देता है, और FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में, और जो लिपोएमाइड ने इलेक्ट्रॉन दिया है और वो कन्वर्ट हो जाता है खुद ऑक्सीडाइज्ड लिपोएमाइड में। अब देखो, FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन देकर NAD को, और NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH में, और FADH2 कन्वर्ट हो जाता है FAD में। तो इस प्रकार यह रिएक्शन होती है। इसके बाद देखो आप, इसके अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन में क्या होता है,
कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स का जो रेगुलेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कोवलेंट मॉडिफिकेशन, एक होता है नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन। अगर हम कोवलेंट मॉडिफिकेशन की बात करें तो जो E1 एंजाइम होता है ना, अगर इस पर फॉस्फेट इससे जुड़ा हुआ है तो यह इनएक्टिव होता है, और जो इसकी E1 एंजाइम की डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है जिससे फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ है वो होती है इसकी एक्टिव फॉर्म। अब देखो नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन में क्या होता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है। इसके अंदर दो एंजाइम होते हैं E2 और E3। अब देखो E2 और E3 दो एंजाइम होते हैं। अगर इसके हम पॉजिटिव रेगुलेटर की बात करें वो होता है कोएंजाइम ए, और नेगेटिव रेगुलेटर की बात करें तो वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो E2 का पॉजिटिव रेगुलेटर होता है कोएंजाइम ए और नेगेटिव रेगुलेटर होता है एसिटिल कोएंजाइम ए। अगर हम E3 की बात करते हैं तो इसका पॉजिटिव रेगुलेटर होता है NAD+ और इसका नेगेटिव रेगुलेटर होता है NADH। अब देखो आप, अगर हम इसमें एटीपी की बात करें तो इसमें कितनी एटीपी बनती हैं लिंक रिएक्शन में। देखो एटीपी एसएलपी के द्वारा तो इसमें एक भी एटीपी का निर्माण नहीं होता है, लेकिन ओपी के द्वारा इसमें एटीपी बनती हैं। तो एक ग्लूकोज होता है वो दो पायरुवेट बनाता है, और दो पायरुवेट से क्या बनता है, दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, और एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है जिसमें एक NADH का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार इस रिएक्शन से दो NADH बनते हैं। तो लिंक रिएक्शन में कुल एटीपी होती हैं 5 एटीपी, तो इसमें 5 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार हमारा हो जाती है कंप्लीट लिंक रिएक्शन।